हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, इससे पहली वीडियो जो हमने देखी थी उसमें हमने एटम के बारे में देखा था कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। अभी हम देखेंगे कि एटम जो सबसे छोटी यूनिट है उसकी बाकी की क्वालिटीज़ हमने देखी। अब उसे देखेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कि इसके साइंटिस्ट ने कैसे कैसे इसे डिस्कवर किया था। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपके स्टेट में आते हैं, तो सारी थ्योरीज को बहुत अच्छे से करेंगे जिससे कि उनमें से सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आओ। इसमें थोड़े कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग होते हैं, उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि किस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सही करें। देखो, एटम हमने देखा था, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। डाल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो एटम है इंडिविजुअल होता है, उसके पार्ट्स और हम उसे छोटी यूनिट हमें मिलती ही नहीं है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होता है। बट उसके बाद ना कुछ थ्योरीज आई हमारे पास। जो थॉमसन आए, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पाया टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब उन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब में जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी जब इलेक्ट्रोड है, कैथोड से ना कुछ रेडिएशन एमिट होती है जो एनोड की तरफ जाती है, और वो जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की होती है। ये इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा था कि वो डिफ्लेक्शन हो रहा था उन रेडिएशंस का। इट्स मीन उन्होंने देखा उनके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज था। वो जो रेज थी वो आपकी कैथोड से निकल रही थी, मीन्स वो नेगेटिव रेज थी। वो डिपेंड नहीं करती कि आपने गैस कौन सी फिल करी हुई है, वो डिपेंड करती है कि वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर वगैरह, आप कुछ भी इलेक्ट्रोड ले लोगे तो उसमें से भी वो एमिट करती है, मीन्स वो गैस पे डिपेंड नहीं करती एक तरह से। तो उन्होंने बाद में उनका जो नाम दिया था वो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। उन्होंने बोला इनके पास कुछ चार्ज होता है, इनका चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक तरह से उनका नाम पड़ गया। उन्हें पहले बोला गया था कैथोड रेज। उसके बाद उनके रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड से पहले गोल्डस्टीन थे ना, गोल्डस्टीन ने एक आपका कैनाल रे का एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैनाल रे में उन्होंने देखा था, जस्ट अपोजिट उन्होंने देखा था उनके थॉमसन से। उन्होंने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, उन्होंने कुछ रेज जो देखी परफोरेटेड, उन्होंने एक वो ली थी एक तरह से, उसमें होल्स थे। तो होल्स में से देखा कि कुछ आपकी वो होती है पॉजिटिव रेज निकल रही थी। तो पॉजिटिव से उन्होंने देखा कि जब नेगेटिव रेज होती है तो पॉजिटिव रेज भी साथ में होती है। उनका नाम आगे चल के प्रोटॉन पड़ा, बट वो रदरफोर्ड ने एक तरह से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कई बुक्स में रदरफोर्ड भी आपको मिलता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो एटम होता है ना, उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो टोटल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल वो होता है तो उन्होंने पाया कि जो सेंटर होता है ना, सेंटर के अंदर इतना सारा प्लस चार्ज कैसे स्टेबल हो पाता है। मीन सेंटर के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो रहते हैं और वो सारे प्लस स्टेट में रहते हैं, क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, क्योंकि सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं। तो यहाँ से एक नई डिस्कवरी हुई जो दी चैडविक ने। उन्होंने बताया जो प्लस चार्ज होते हैं ना, उनके बीच बीच में ऐसे कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं जी, मीन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बस उनके रिपेल्सन को वो कम कर देते हैं और आपका न्यूक्लियस स्टेबल रह पाता है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। ये तीनों ही थ्योरीज को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो जे थॉमसन ने खोले थे, डिस्कवर किए थे। जो कैथोड रेज थी उनके थ्रू इन्होंने बताया था, इसका जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास जो था 9.1 × 10⁻31 kg, और इसमें चार्जेस के बारे में बताया गया। गोल्डस्टीन ने एनोड रे यानी कैनाल रे से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैथोड रे थॉमसन ने बताई थी, एनोड जो थी कैनाल रेस ये आपके गोल्डस्टीन ने बताए थे। इन्होंने भी चार्जेज और मास इसके बताए थे। उसके बाद चैडविक आ जाते हैं। चैडविक ने बताया न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ, ये किसको डिफाइन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करता है कि प्रोटॉन सिंगल उसमें नहीं रह सकते, तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी कुछ और खास बातें भी होती हैं न्यूट्रॉन की, उन्हें भी हम साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। देखो, उसके बाद हमारा कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन ने 1897
1967 में दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक गैस को फिल कर लिया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वेरी लो प्रेशर पे, हाई वोल्टेज अप्लाई की। उन्होंने देखा नेगेटिव रेज थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और जो रेज थी उन्हें स्ट्रीम की फॉर्म में इन्होंने देखा, और उस स्ट्रीम को जो इन्होंने नाम दिया वो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसके बाद इसके जो की फैक्ट्स है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, और ये बताया कि ये जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। ये चीजें रदरफोर्ड ने क्लियर की थी। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की थी वो क्या थी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मीन्स आपके जो कैथोड रे होती है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर था, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, तभी इन्हें पता चला था कि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब डिफ्लेक्शन उसने शो किया पॉजिटिव की तरफ तो उन्होंने देखा कि ये मीन ये नेगेटिव चार्ज्ड रेज है। और ये फ्लोरोसेंट ऑन ZNS एक स्क्रीन ली थी जिसपे चमक रही थी, मीन्स एक तरह से फ्लोरोसेंट जो थी जिससे इन्हें पता चल रहा था कि इस पे आके वो पड़ रही हैं। और ये इंडिपेंडेंट थी गैस के नेचर पे, कैसी भी गैस उन्होंने फिल की सभी में से आपकी इलेक्ट्रॉन निकल रही थी, इस मीन वो कैथोड से आपकी एमिट हो रही थी। ये थॉमसन का था। इसके बाद एनोड कैनाल रेज का हो जाता है जो गोल्डस्टीन ने किया था। एक ये भी डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने ली थी, उसमें परफोरेटेड कैथोड ली थी। इन्होंने देखा कि कुछ पॉजिटिव रेज आपकी जा रही हैं होल्स के थ्रू, जिन्हें कैनाल्स बोला गया था। इन्हें स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी बोला गया था। ये क्या थी आपकी सबसे हल्की जो थी प्रोटॉन, जिसे बोला गया वो हाइड्रोजन के केस में बोला गया था। इनका चार्जेस इन्होंने दिया, मास दिया और इनका वैल्यू सारी दी। इसके बाद इनके चार्जेस इन्होंने दिए, दोनों का कंपैरिजन हम दे सकते हैं कि कैथोड और एनोड में क्या डिफरेंस था। कैथोड को हमने इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे, कैनाल रेज को हम आपके एक तरह से प्रोटॉन नाम दिया गया। उसके बाद कैथोड रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, कैनाल रेज जो थी वो एनोड की साइड फ्रॉम एनोड साइड निकल रही थी। जो कैनाल रेज थी वो ऐसा नहीं था डिपेंडेंट थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी गैस पे, वो डिपेंडेंट थी एक तरह से गैस पे, जस्ट बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट थी। वो कैथोड रेज थी और ये एनोड एक तरह से बोल सकते हैं, जिन्हें कैनाल रेज नाम दिया गया। अभी देखो इसमें न्यूट्रॉन जो थे, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने क्या बताया था कि ये क्या होता है, इन्होंने देखा कि उसके ऊपर ना कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, मास उसका प्रोटॉन के बराबर होता है और एक्सोलिन बाई एटम मास। अब इन्होंने इसके बारे में ना सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, इसे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी न्यूट्रॉन के चार्जेस वगैरह देख लिए, मास देख लिया। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटियम इज द ओनली एटम विदाउट ए न्यूट्रॉन। इन्होंने देखा कि जो आपका प्रोटियम है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका एक जो एटम है वो आपका क्या है, बिना न्यूट्रॉन के है। अदरवाइज सभी के अंदर न्यूट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की जो एक तरह से रोल होता है ना वो पेनिट्रेशन के लिए एक तरह से होता है। जितने भी रिएक्टर वगैरह होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स का मेन रोल होता है, क्योंकि ना आप जब इस डिस्कवरीज को देखोगे तो देखोगे कि जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो सेंटर के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके बाहर रिवॉल्व करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो देखोगे किस क्वालिटीज़ की वजह से न्यूक्लियस में नहीं जा सकते, और प्रोटॉन जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते हैं। इट्स मीन आपका क्या हो जाता है, एक बचा आपका न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन आपका पेनिट्रेट कर सकता है, आपका सीधे न्यूक्लियस में जा सकता है, न्यूक्लियस से सीधा आपका बाहर निकल सकता है। तो जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं ना उनका मेन रोल होता है, आपके जितने भी रिसर्च सेंटर वगैरह हुए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह हुए हैं, वहाँ पे न्यूट्रॉन का ही मेन रोल होता है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह हो गई, ये सारी न्यूट्रॉन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो न्यूट्रॉन का मेन रोल होता है जो इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डिस्कवरी आपकी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी, प्रोटॉन की एक तरह से गोल्डस्टीन के साथ जाती है, बट बाद में इन्होंने रदरफोर्ड ने इसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो एनसीईआरटी के अंदर भी अभी न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आई है 9th की, तो उसमें रदरफोर्ड ही इसमें दे रखा है। बाकी अभी तक जितना पढ़ते आए हैं वो गोल्डस्टीन के साथ जाते हैं। न्यूट्रॉन आपका जेम्स चैडविक हो जाता है। ईयर आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नाम इन्होंने यूज़ किए थे, कैथोड रे, इन्होंने एनोड या फिर कैनाल रेज बोला था, उन्होंने अल्फा बॉम्बार्डमेंट से इसे किया था। चार्ज जो होते हैं इनके ऊपर जितने चार्जेस होते हैं, मास इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, इस पे 0 चार्ज होता है। मास जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना, ठीक है। उसके बाद जो रिलेटिव मास होता है इसका बहुत ही कम माना जाता है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो रिलेटिव मास है ना इसका इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल के इक्वल होता है। इट्स मीन उसे हम कंसीडर 0 के कर सकते हैं। इस प्रोटॉन का आपका 1 होता है और
न्यूट्रॉन का आपका 1 होता है। ये चीज़ होती है आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं ना वो आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनसाइड आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी आपके न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। उसके बाद देखो इसमें डिटेल में जो चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें से क्वेश्चंस हमारे सबसे ज़्यादा बनते हैं। जो एटम होता है, एटम हमने देखा सबसे छोटी यूनिट है, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या हो गए हमारे? प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन। ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसे डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। एटॉमिक मॉडल इसका देखेंगे। उसके बाद बोहर-बरी स्कीम जो है ना, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसे देखेंगे कि बोहर-बरी ने हमें क्या बताया था एटम के बारे में। वैलेंस सेल और वैलेंसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसे डिटेल में देखेंगे। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। अभी देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपके थॉमसन के पोस्टुलेट। थॉमसन जो थे ना, सबसे पहले डॉल्टन ने बताया कि जो एटम होता है ना इंडिविजुअल होता है, ऐसे छोटे पीसेस के नहीं होते। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, थॉमसन आए, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि जो एटम है, एटम के अंदर से भी कुछ एमिट होता है। इन्होंने देखा कुछ रेडिएशन एमिट हो रही है जो नेगेटिवली चार्ज है। अब केस ये था कि जो आपका ओवरऑल एटम होता है ना वो तो आपका न्यूट्रल ही होता है, ये पता था। जैसे आपने ना बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं स्केल वाला, वो रब करके सबसे पहले तो आपका स्केल किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे ही आप बालों में रब करते हैं, छोटे छोटे पीसेस सीट पे डाल के उनको जब उसके सामने ले जाते हैं आप स्केल को, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस चिपक जाते हैं आके। अब वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं उन पीसेस को? इट्स मीन आपका जो एक तरह से नॉर्मल लाइफ में भी हम देखें कि एटम जो होता है ना, एटम के अंदर भी कुछ होता है। वो पहले तो वो न्यूट्रल था, एग्जिस्ट कर रहा था, न्यूट्रल था। जैसे ही हमने उसे रब किया, इट्स मीन उसके अंदर कुछ था जिसने उसे चार्ज अप कर दिया। वो अब पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और भी है। वही चीज इन्होंने डिस्कवर की थी कि इन्होंने देखा ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल होता है, बट उसके अंदर कुछ नेगेटिव रेडिएशंस होती है, नेगेटिव कुछ पार्ट होता है। तो उसको इन्होंने कैसे बताया? उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल एटम होता है ना, वो सारा का सारा तो न्यूट्रल होता है, बट उसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन भी होगा। जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, जो उसे बैलेंस कर रहा होगा, तभी कोई चीज़ न्यूट्रल हो पाती है। जितना नेगेटिव पोर्शन है तो उतना ही पॉजिटिव पोर्शन भी होगा। तो इन्होंने बताया कि ना कुछ एटम ऐसे हो सकता है, जैसे वाटरमेलन होता है ना, तो ईडेबल पार्ट जितना भी होता है, जिस रेड पार्ट को खाते हैं, मीन्स वो सारा पॉजिटिव पोर्शन है, वो पॉजिटिव है। और उसमें जो सीड्स होते हैं, इन्होंने बोला वो नेगेटिव पोर्शन है। वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सीड्स हैं, और जो खाने वाला पार्ट है वो प्लस का है। तो प्लस और माइनस करके वो टोटल आपका ओवरऑल न्यूट्रल है। एक उन्होंने इसको प्लम पुडिंग मेथड, प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया कि जैसे आपकी खीर होती है ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो खीर जिसको आप खाओगे दूध वाली और जो आपके राइस वगैरह होते हैं, तो वो वाला पार्ट तो प्रोटॉन का है, और जो आपके ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं उसमें इधर उधर फैले वो नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से सारा एटम न्यूट्रल हो जाता है, ये इनका कहना था। बाद में जाके इन्होंने जो जो बातें बोली थी वो सारी सही नहीं निकली। इनका जो एक केस निकला वो था इलेक्ट्रॉन। इनका ये चीज़ बिल्कुल सही निकली कि जो इनका इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बस इनकी जो प्लस पॉइंट था वही पकड़ा गया, बाकी इनका जो केस था इन्होंने बोला चार्ज कहीं भी सेपरेट होता है, तो ये चीज़ इनकी फिट नहीं बैठ रही थी। क्यों नहीं बैठ रही थी? क्योंकि इनके बाद ना रदरफोर्ड आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को लिया, गोल्ड फॉइल लेने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग उस पर कर दी, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उसमें से निकाले गए, पतली सी गोल्ड फॉइल थी। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल, आपके जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल किसके लिए थे? हीलियम के, जो किस चार्ज में होते हैं? प्लस चार्ज में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इन्होंने पाया कि जब प्लस चार्ज में थे तो सारे जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं और प्लस पोर्शन से जब वो पूरे में टकराएंगे तो वापस आ जाने चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है। तो इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो यही किया था कि सारे पार्टिकल्स बैक आ जाने चाहिए, प्लस चार्ज ही उन्होंने बोला सारे में फैला हुआ है, प्लस चार्ज के ही इन्होंने पार्टिकल्स उसमें बम्बार्ड कर दिए, तो सारे प्लस चार्ज के पार्टिकल्स वापस आ जाने चाहिए थे। बट उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। इट्स मीन एटम के अंदर ना खाली स्पेस होता है, और कुछ पार्टिकल्स आपके
कुछ एंगल से बेंट हो गए और कुछ पार्टिकल्स तो आपके बिल्कुल ही बैक आ गए। तो उन्होंने देखा कि जो मोस्टली पार्टिकल्स हैं वो बैक आ रहे हैं, इट्स मीन जो सेंटर है ना, सेंटर के अंदर प्लस पार्ट है। तो उन्होंने पाया कि जो एटम है, एटम का जो सेंटर है वो मैसिव है और उससे सारे रिपेल अगर होके वापस आ रहे हैं, इट्स मीन वो पॉजिटिव पोर्शन है। और अगर सीधे जा रहे हैं डिफ्लेक्टिंग रेज का मतलब तो खाली जगह है एटम के अंदर, तो वो खाली जगह कहाँ पे है। तो उन्होंने देखा बाकी जो कुछ हैं, कुछ थोड़े से एंगल से आपके रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कहीं कहीं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा जो एक आइडिया लगाया कि जैसे सन होता है ना, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है अर्थ और सारे प्लैनेट्स, तो इन्होंने उसकी तरह देखा कि जो एटम है ना, एटम का एक सेंटर है जो सन की तरह है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ कहीं घूम रहे हैं। यह चीज़ उन्होंने पाई कि जो बीच का पोर्शन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे, वो उसे रिपेल कर रहे थे, वापस दे रहे थे आपका स्कैटरिंग को। तो उन्होंने देखा कि बीच में प्लस चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसके घूम रहे हैं। अब इनकी भी एक ड्रॉबैक आई। इनकी क्या ड्रॉबैक आई, इन्होंने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अगर वापस आ रहे हैं तो मैक्सवेल ने ना एक वो बताया था, इन्होंने बताया था कि जो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सर्कल में घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो रेडिएट करना चाहिए एनर्जी को, और एनर्जी को रेडिएट करते करते एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए कि वो सेंटर में आपका एनर्जी कम होते होते सेंटर में गिर जाना चाहिए। तो इस चीज़ को ये नहीं बता पाए कि जो एटम है इस तरह से, तो एटम भी आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट एटम खत्म नहीं होता, एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ को ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी को रेडिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिवली स्पीसीज अगर रेडिएट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो एनर्जी को एमिट करनी ही चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो इन्होंने क्या देखा था, इनके जो ये तो इनके वो हो गए कि इन्होंने क्या क्या देखा था उसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब इन्होंने जो ड्रॉबैक्स थी वही थी कि ये प्रॉब्लम आई इन्हें स्टेबिलिटी बताने में, कि एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये तो बता दिया, प्लस चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, बोर्स, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव पोर्शन है ना वो तो सेंटर के अंदर ही है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना वो कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए ना कुछ सेल्स होती हैं, उनका भी एनर्जी लेवल होता है। कुछ सेल्स होती हैं जैसे आपकी के सेल हो गई, एल सेल, एम एन, ये सारे नाम उन्होंने दिए थे सेल्स को। तो इन्होंने बोला ना कि किस एनर्जी जो होती है ना सबसे कम होती है, फिर उसके बाद एनर्जी एल की होती है, फिर एम की होती है, फिर एन की होती है। तो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन है ना सबसे पहले सबसे कम वाली सेल में रिवॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाली में, फिर थर्ड वाली में और फोर्थ वाली में। इन्होंने एक रूल भी दिया, इन्होंने बोला एक सेल में 2n से ज़्यादा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नहीं होने चाहिए। सबसे पहले इन्होंने एनर्जी लेवल बता दिया कि सबसे पहले के सेल की जो पास का न्यूक्लियस के पास का सेल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने एक रूल बताया और इन्होंने एनर्जी का डिफरेंस भी बताया कि अगर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसी आपकी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। इसके ना कुछ नाम भी इन्होंने दिए थे, कई बार क्वेश्चन जो है नाम से बन जाता है। एक तो इन्होंने इन्हें क्या बोला था कि ये एनर्जी सेल्स हैं, एनर्जी इनकी कम ज़्यादा है तो इन्हें एनर्जी सेल्स का नाम दिया गया था। और दूसरा इन्होंने इन्हें बोला था, क्या बोला था, फिक्स ऑर्बिट या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट का मतलब है जिसकी एनर्जी एकदम फिक्स हो, तो सभी की एनर्जी फिक्स थी, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या फिर सेल्स या फिर आपका एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सेल्स भी नाम दे सकते हैं। अभी इन्होंने ना एक रूल भी दिया था, इन्होंने क्या रूल दिया था कि 2n स्क्वायर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक सेल के अंदर नहीं आएंगे। जैसे मान लो के लिए वैल्यू हमारी जो होगी, जैसे के एल एम एन है हमारा, तो के लिए वैल्यू 1 है, एन की, एल के लिए 2 है, एम के लिए 3 है। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका मतलब पहली सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके नहीं आएंगे। सेकंड सेल में अगर एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारी कितनी आ जाएगी, 8। इट्स मीन्स एल सेल में
इसके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इन्होंने एक फिक्स एक फॉर्मूला दिया था कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इस रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आ सकते। इस वजह से फिक्स इलेक्ट्रॉन आपके किसी सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। अभी इसके बाद हमारा जो हो जाता है एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर हमने देख लिया कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटॉमिक नंबर होता है। मास आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स भी हम बोलते हैं। हाइड्रोजन के केस में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 हो जाता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स का देखेंगे, ये इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स का है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया है तो इसे कंसेप्ट में लिया है कि एटॉमिक जो मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हें ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। उनकी वजह से ही एटॉमिक मास हमारा एग्जिस्ट करता है। अभी उसके बाद देखो हमारे पास कुछ रूल है। इन्होंने सेल के लिए जो रूल दिया था 2n², इन्होंने बोला था एक सेल में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल नहीं हो सकते। अभी सबसे पहली जो सेल है उसमें आपके कितने हैं, 2 हो सकते हैं, L में 8, M के 18, ऐसे ही N में 32 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो सकते हैं। ऐसे N की वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं। एक जो रूल था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था आपका ऑक्टेंट रूल था। ऑक्टेंट का मतलब, ऑक्ट का मतलब होता है 8। जो आउटर मोस्ट जो सेल होगी ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे ना तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम लास्ट वाली सेल में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, अदरवाइज तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाता है, स्टेप वाइज फिलिंग होती है। मीन्स पहले K सेल में जाएंगे, फिर L में जाएंगे, फिर M में जाएंगे, फिर N में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं कि हम किसी भी सेल में पहले फिल कर देंगे। सबसे पहले K सेल, फिर L सेल, फिर M सेल, फिर N सेल। उसके बाद देखो सेल्स आपकी जैसे हो गई आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एंड की वैल्यूज हो जाएंगी। और लेटर्स आप किससे डिनोट करोगे, KLM से। 2n² का जब फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे। उसके बाद देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपके पास ना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 1 होगी। और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, जो सबसे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें तो एक ही सेल है तो यही लास्ट वाली, यही फर्स्ट वाली। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स हर जो एलिमेंट है ना वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट मीन्स वो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। इस यूनिवर्स में ना हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, तो हर एलिमेंट भी चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहें। अगर उसके पास 6 हैं तो वो चाहेगा 2 उसके पास आ जाएं। उसके पास लास्ट सेल में 2 हैं तो वो चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे तो वो फिर एग्जिस्ट कर जाएगा। इस तरह से ना अभी सारे एलिमेंट्स का देखेंगे कि क्या रूल है हमारा। जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी जो फर्स्ट सेल है K सेल के अंदर ही 2 आ जाएंगे। अब ये स्टेबल है, इसके पास क्या है, 2 ही इस इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर हो सकते हैं और 2 इसके पास हैं, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो इसका जो वैलेंस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आपकी जो लास्ट सेल है, लास्ट और फर्स्ट सेल इसकी एक ही है कि उसी को लास्ट बोलेंगे क्योंकि है ही एक। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस सेल होंगे। वैलेंसी का मतलब है ये कितने के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। अब देखो इसके पास 2 है, K की वैलेंसी, K का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ही 2 है, तो ना तो भी इलेक्ट्रॉन किसी से देना चाहता है ना किसी से लेना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो इसके पास ऑलरेडी है तो इसे ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी किसी के साथ ऐड करने की जो कैपेसिटी होगी वो इसकी 0 हो जाएगी। किसी के साथ कैपेसिटी किसी के साथ एडअप नहीं होना चाहता। देखो इसे ना बिल्कुल जनरल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे ऋषि मुनि वगैरह होते हैं जो तपस्या वगैरह करते हैं तो वो क्या होते हैं, माइंडली एकदम स्टेबली टाइप वो गेन कर चुके होते हैं कि स्टेबल होता है उनका माइंड। वो किसी से ना चीज़ें जैसे पैसा हो गया कुछ भी लेन देन किसी से ज़्यादा नहीं रखते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते क्योंकि वो अपने आप में खुश हैं, स्टेबल है, शांत है। ठीक है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते नहीं लेना चाहते। बाकी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जिसके पास ज़्यादा मनी है तो वो दूसरे को हेल्प करता है, जिसके पास कम है तो वो दूसरे से उधार ले लेता है। उस वही आपका एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज़्यादा हैं सेल्स में उसमें तो वो क्या करेगा, डोनेट करके प्लस साइन बना देता है और उसकी वैलेंसी वही हो जाती है क्योंकि कितने डोनेट करने की उसकी कैपेसिटी है।
अभी जो जितने लेने के बाद स्टेबल होता है तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती है कि इतनी लेने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर ना 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर लिथियम का अगर हम देखते हैं तो 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं, 3 हैं। अब इसको जो हम वैलेंसी में सेल्स में करते हैं तो सबसे पहले तो हम 2 पहली सेल में लेके जाएंगे के में, एल में जो बचे तो वे नेक्स्ट में जाएंगे 1। अब इसकी लास्ट जो सेल है वो एल सेल है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब 1 क्यों है, क्योंकि देखो ये जब के सेल है ना, इसकी लास्ट वाली सेल है, इसमें स्टेबिलिटी चाहता है। इट्स मीन या तो इसे कोई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दे। देखो एल की कैपेसिटी कितनी है, एल की जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, या तो इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक ही है इसके पास, या तो कोई 7 इसको दे दे तो ये 8 करके स्टेबल हो जाएगा। बट इसे 7 कोई देने वाला नहीं है, इससे तो बेटर है कि इतना सारा लेने से अच्छा है कि एक जो है ना वो भी दे दे, तो स्टेबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक तो लास्ट सेल में आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस सेल के होते हैं, लास्ट सेल के, तो वो 1 है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है, ना कि 7 को लेना। तो एक को जो देना, जितना ये देना दे के स्टेबल हो जाएगा उतनी इसकी वैलेंसी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे के स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। उसके बाद देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8 है। अब 8 के अंदर ना जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं तो के सेल के अंदर आपके 2 जाएंगे, एल के बाद जो बच गए वो बाकी के आपके एल में चले जाएंगे, बच गए 6। अब देखो एल की जो कैपेसिटी है एल सेल की वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये क्या चाहता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे कोई दे दे, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी बैलेंस, 2 8 स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये या क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर दे, तो ये लास्ट वाली सेल में स्टेबल हो जाएगा। बट ये इतना दानवीर भी नहीं होता कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, ये हमेशा चाहता है कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसकी वैलेंसी जो होती है 2 हो जाती है, कि 2 के साथ कंबाइन तो होना चाहता है बट 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है, 6 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। लेकिन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो आपके 6 रहेंगे बट वैलेंसी इसकी 2 हो जाती है, जो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ऐसे ही सारी सेल्स की आपकी हो जाती है, सभी सेल्स की ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। और जो लेने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ जाते हैं, उनकी वैलेंसी 2 तो है बट नेगेटिव के साथ आएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। अब जैसे इसमें ना आप सोडियम का केस देख सकते हैं, सोडियम का जो केस है इसमें सोडियम आपका 11 इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसमें फर्स्ट सेल में 2 जाएंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 2 की है, एल में 8 जाएंगे, जो बच गए वो एम में जाएंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले हम देख लेंगे, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस होते हैं, बट इसकी वैलेंसी कैसे होगी, देखो या तो इसको ना के एल एम, एम की जो कैपेसिटी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लास्ट सेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, बट इसे 7 कोई देगा नहीं, इतना अमाउंट कोई इसे देना नहीं चाहता है। वो क्या करेंगे, उल्टा इससे बोलेंगे कि तेरे पास एक जो एक्स्ट्रा है ना उसे ही दान कर दे, तो तू स्टेबल खुद से ही हो जाएगा। तो तेरे पास क्या बच जाएगा, 2 और 8, 2 सेल्स बच जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। तो इसको कोई 7 देना नहीं चाहता, एक इससे उल्टा इससे ही बोलते कि एक निकाल दे, तो ये एक जितना निकालता है मीन्स इसकी डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो 1 है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाता है। तो वैलेंसी आपकी क्या होती है, जिसको देने या लेने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी भी आप बोल सकते हो कि कितने के साथ वो कंबाइन होता है। ऑक्सीजन 2 के साथ कंबाइन होना चाहता है, सोडियम 1 के साथ कंबाइन होना चाहता है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखो वैलेंस सेल हमने देख लिया, वैलेंस सेल का मतलब होता है लास्ट वाली सेल जिसमें भी इलेक्ट्रॉन उसमें है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी एक तरह से बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन या फिर शेयर टू आपकी अटेन है ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो उसे इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं या फिर शेयर करने हैं, शेयर भी कर सकता है। अब देखो आपकी जो वैलेंसी होती है ना, अगर लेस देन 4 है, जैसे आपके आउटर मोस्ट शेल में KL है ना, ये लेस देन अगर 4 है, 4 से कम है, तो ये क्या करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा क्योंकि उसको कम अमाउंट में देने हैं। अगर ये आपकी मान लो 2 6 है, अगर ज़्यादा है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, क्योंकि हाफ से ज़्यादा है ना, तो फिर वो देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, लेने में रहता है। क्योंकि 4 से अगर उसकी ज़्यादा तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, उल्टा लेना चाहेगा। तो 4 से अगर ज़्यादा वैलेंसी आपकी होती है तो वो लेना चाहता है, 4 से कम होती है तो फिर वो देना चाहता है। जैसे सोडियम का केस आपने देखा था, 1 था, तो ये 4 से कम थी तो ये देना पसंद करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाता है, वैलेंसी डिटरमाइन हो जाती है। अब ये एलिमेंट्स देख लेते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इनके केस में देखो सोडियम का जो केस है, यहाँ ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो जाएगी। 4 से कम है लास्ट वाली सेल में तो ये देना ज़्यादा पसंद करता है। 4 से कर सकते हैं हम कंपेयर। 4 क्यों? 4 क्योंकि ऑक्टेट में 8 होते हैं तो इसका जो 8 का आधा होता है वो 4 होता है। 4 से कम वाले तो देना पसंद करते हैं। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास हैं तो फिर वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को देना पसंद नहीं करते, लेना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी वैलेंसी जो होगी 1 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। उसके बाद 282 है तो ये भी लूज ही करना चाहेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद 24 है तो इसके पास ना दोनों ही केसेस होते हैं, ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, फिर शेयर करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। इसके ये ना टाइप ऑफ बॉन्ड हम बाद में पढ़ेंगे कि कुछ आयनिक बॉन्ड होते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब बनते हैं, जो शेयरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ना तो ये देना पसंद करता ना लेना पसंद करता, ये चाहता है शेयर हो जाए। इसकी 4 जो है तो वो क्या चाहता है, शेयरिंग चाहता है। अब देखो इसके पास 6 हैं, जैसे हमारे पास का ऑक्सीजन के, तो अब ये देना पसंद नहीं करता। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, आधे से ज़्यादा, तो अब ये चाहता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और ये स्टेबिलिटी करके 2-8 की कंप्लीट कर ले अपनी स्टेट को, तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाती है। ऐसे ही इसके पास जब ऑलरेडी 7 है क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन भी कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दान कर दूँ, वो चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन बस कोई मुझे दे दे। तो इसकी वैलेंस कितनी हो जाएगी, 288, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, गेन करना पसंद करता है, तो इसको माइनस चार्ज इसीलिए लगाते हैं और इस पर आपका -2 चार्ज आपका ऑक्सीजन पे मिलता है। और जो देने वाले होते हैं उनमें हमेशा आपको पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से वैलेंसीज हो जाती है। उसके बाद देखो हमारे पास जो मेन है, इसमें आइसोटोप एंड आइसो बायर्स हो जाते हैं। आइसोटोप जो होता है ना, आइसोटोप का मतलब होता है, ऐसे समझोगे, आइसो मीन्स एक जैसा एलिमेंट है, आइसो का मतलब एक जैसा होता है। एलिमेंट आपका एक ही है, जैसे हाइड्रोजन है एक ही एलिमेंट है, टॉप से वो डिफरेंट है, ऐसे याद रखना, टॉप से वो क्या है, डिफरेंट है। मीन्स उसका जो मास है ना वो अलग अलग है, ये ध्यान रखना। एटम सेम है, एलिमेंट सेम है, बट उसका जो मास है वो अलग अलग है। और मास अलग किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही आपका एटॉमिक मास होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज है तो मास नंबर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आइसोटोप्स को कैसे याद रखोगे, टॉप से डिफरेंट है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सेम एटॉमिक नंबर 1, लेकिन इसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम 3 इसके एटम्स होते हैं। तीनों में पहले में न्यूट्रॉन 0 होता है, दूसरे में न्यूट्रॉन 1 होता है, तीसरे में न्यूट्रॉन 2 होते हैं। इस वजह से इसका मास भी क्या हो जाता है, डिफर कर जाता है। तो आइसोटोप्स ऐसे याद रखना है, टॉप से डिफरेंट है, अलग अलग मासेस है, एलिमेंट सेम है। ऐसे आपका कार्बन का केस हो जाता है। कार्बन में भी 3 कार्बन्स के आपके हो जाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, बट इसका मास क्या है, 12, 13 एंड 14 3 मिलते हैं। ऑक्सीजन के भी आपके 3 मिलते हैं, यूरेनियम के भी आपके 2 मिलते हैं। ऐसे ही आपका जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के भी आपके 2 एटम्स मिलते हैं, एक का 35, एक का 37। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मास भी इसका डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इनका यूज़ आइसोटोप्स का। देखो यूरेनियम है, यूरेनियम का यूज़ हम फ्यूल यूरेनियम रिएक्टर वगैरह में करते हैं। कोबाल्ट का कैंसर में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। गॉइटर का जो ट्रीटमेंट है वो आयोडीन से होता है। और कार्बन जो डेटिंग होती है ना, वो कार्बन की वजह से होती है। तो ये बहुत सारे जो आइसोटोप्स हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स को ऐसे ध्यान रखोगे, आइसो मीन्स एक जैसा, बार का मतलब एक तरह से आप याद रख लेना वेट या मास, मीन्स जिनका मास एक जैसा हो। जैसे आपके पास ना कैल्शियम और आर्गन है, एटॉमिक नंबर तो इनके डिफरेंट है बट मास इनका सेम है। तो ऐसे याद रखना आइसो बार, बार से याद रखोगे, बार मीन्स मास, एक तरह से इनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आप याद रखना कि आइसो बार्स क्या होते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया, तो इनका दोनों का मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ऐसे सोडियम और मैग्नीशियम का आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट इनका मास दोनों का सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है और वो आपके अलग अलग है। इस तरह देखो आइसोटोप आइसोबार्स का आपका हो जाता है कि क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखो आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है ये आप देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन का केस हमने देखा था 1 2 1 1 एंड H का 1 3 एटॉमिक नंबर सेम होता है, एलिमेंट सेम होता है, लेकिन टॉप इनकी डिफरेंट होती है, मीन्स मास इनका डिफरेंट होता है। ये आइसोटोप होते हैं। मास नंबर जो होता है वो आइसोटोप्स के केस में आपका डिफरेंट होता है, बस सेम होता है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आइसोटोप्स के केस में सेम होंगे, लेकिन आइसोबार्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें 1 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो इसमें डिफरेंट होते हैं। इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तभी मास सेम निकल के आता है। इलेक्ट्रॉन्स का भी केस हो जाता है, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सेम है एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसके क्या होंगे, सेम ही होंगे। डिफरेंस जो होता है न्यूट्रॉन का होता है, ये हमें पता है, मास नंबर डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी आपके एलिमेंट सेम होगा, उसमें डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम करते हैं वो डिफरेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए इसके, कोबाल्ट आर्गन, कैल्शियम और आर्गन वगैरह हो जाएंगे, सोडियम और मैग्नीशियम हो जाएंगे। उसके बाद देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे होता है। जैसे आपके पास आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं, तो आपको 2 में से दोनों का अलग अलग यूज नहीं करेंगे, उन दोनों को एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज है जैसे हम मैथ में निकालते हैं वही सेम है। जैसे आपका क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 की फॉर्म में मिलता है, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, ये 75% मिलता है हमें, ये 25% मिलता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके 35 इंटू में 75/100 प्लस में 25 इंटू में 37/100 करके इसका जो मास निकलता है क्लोरीन का एवरेज वो 35.5 हमारा निकल के आता है। तो एवरेज को ही हम मोस्टली यूज करते हैं। क्लोरीन में हम देख सकते हैं क्लोरीन 35 जो है वो 75% मिलता है, 37 25% मिलता है, तो एवरेज जो निकला है हमारा टोटल वो 35.5 यूनिट निकलता है। अभी देखो उसके बाद हमारे पास जो डाल्टन थे, डाल्टन ने हमें सबसे पहले क्या बताया था कि एटम जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है, वो इंडिविजुअल होता है, उसके छोटे पार्ट्स नहीं होते। बस थॉमसन आए तो थॉमसन ने देखा कि उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट था, इन्होंने नेगेटिव पार्ट के बारे में ही बता पाए, पॉजिटिव पार्ट के बारे में नहीं बता पाए कि सब सारे में वो फैला रहता है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस के बारे में बताया कि जो आपका एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर रिवॉल्व करते हैं, खाली स्पेस होता है, और जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया, वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। उसके बाद बोर आए, बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो इन्होंने एक तरह से बताया कि जो सेल्स हैं और सेल्स के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, ये चीज़ें रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की। और इसके बाद इस सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें, थॉमसन रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया, पार्टिकल्स पढ़ लिए, बहुत बड़ी कंसेप्ट पढ़ लिया कि इसमें 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 से कम वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो या लॉस करो। आइसोटोप्स आइसोबार्स हमने पढ़ लिए, और Z एंड A का क्या वैल्यू होती है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक जो नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। मॉडल्स भी हमने पूरे देख लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए। अब देखो इसमें मेन जो है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को देखा, फिर प्रोटॉन को, फिर न्यूट्रॉन को, फिर हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, बोर्सबरी मॉडल। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे कंसेप्ट हमने एक बार क्लियर कर लिए। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आए थे इस चैप्टर के अंदर से। देखो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो की थी रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या क्या पाया उसके अंदर। देखो सबसे पहले पॉइंट दिया है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। क्या इन्होंने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये पाया था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि उसका जो मास होता है वो उसके पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से होता है, तो ये चीज़ भी इन्होंने देखी थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स मोस्टली इससे रीबाउंड हो रहे थे।
और उसके बाद न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या देखा कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, क्या इन्होंने ये बता दिया था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी इन द, ज़्यादातर स्पेस क्या है, इन्होंने देखा था कि ऐसे अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे थे तो बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर ना खाली भी है। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो इसमें ना जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज तो होता है, ये बात भी सच है, बट रदरफोर्ड ने इसके बारे में नहीं बताया था। जो रदरफोर्ड ने बताया था ना वो ये बताया था कि जो न्यूट्रॉन हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं रिबाउंड हो रहे थे, वापस आ रहे थे, इट्स मीन उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इन्होंने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया था। सेकंड इन्होंने जो बताया ना ये एटम, इसका जो मास होता है वो सेंटर में होता है, ये चीज़ इन्होंने सही बताई थी न्यूक्लियस की। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, देखो तब तक न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हुई थी, जेम्स चैडविक ने की थी, बट वो बाद में की थी, तो इन्होंने ऐसा न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो ये भी इनके साथ नहीं जाएगा। उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इन्होंने देखा कि बहुत सारा स्पेस जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो पूरा क्रॉस करके इसे जा रहे थे, इट्स मीन इसके अंदर बहुत सारा स्पेस भी होता है। तो स्पेस भी इन्होंने बताया था और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो इसके जो पॉइंट्स थे सही वाले थे वो सेकंड थे और फोर्थ थे। सेकंड और फोर्थ हमारा किस में जाता है, बी में जाता है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये डिस्कवरी हुई थी बट रदरफोर्ड ने नहीं की थी, जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था, रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन। देखो ऑक्सीजन आयन बनाने का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 और 6। 2 सेल्स हमने देखी थी, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तब ये स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लेता है तो इसकी जो सेल्स हो जाती हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और एक स्टेबल जो एटम है, स्टेबल एटम हमें मिलता है। अब देखो आयन बनाने का मतलब यही है कि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर रहा है। अभी हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो किस तरह से हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, नेगेटिवली होता है। तो जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अब और एडअप हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है अब हमारे पास हो गया है टोटल 10। अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है, जो दूसरे से लेता है वो एनाइन बनाता है। तो इसने अभी किसका फॉर्मेशन किया है, एनाइन का फॉर्मेशन किया है। अब इसने एनाइन बनाने के बाद इसमें देखना है कि क्या क्या चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज, क्या इसका मास कम हो रहा है। मास इसका पहले 16 था, अभी भी इसका मास कितना रहेगा, 16 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो मास होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने चेंज ही नहीं किया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना इसके अंदर आए हैं ना गए हैं ना कुछ हुआ है, तो इसका जो मास है ना वो 16 का 16 ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने तो किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 और एडअप कर रहे हैं, तो इट्स मीन ये हमारा जो पॉइंट है ये कट हो जाता है। सेकेंड है इट्स न्यूक्लियस नंबर इज इंक्रीज। अब देखो न्यूक्लियस मतलब ही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हें ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जो सेंटर के इसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इन्हें न्यूक्लियस बोलते हैं। अब क्या इनका नंबर इंक्रीज होगा, इनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ अभी भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन का केस है, इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 अलाउ किए गए हैं आने के लिए, तो ये भी हमारा पॉइंट कट हो जाता है। उसके बाद है इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। क्या इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, देखो एटॉमिक नंबर इसके से एनाइन बनाएं या फिर किसी के साथ कंबाइन करें, इलेक्ट्रॉन कितने भी आए जाएं, इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जो इसकी पोजीशन है वो हमेशा 8 ही रहेगी हर केस के अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। उसके बाद है सी पॉइंट्स आना। उसके बाद है इट्स मास नंबर इंक्रीज।
क्या इसका मास नंबर इंक्रीज होगा? देखो इंक्रीज मास नंबर तो तब होगा जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ हमने कुछ भी कम या ज्यादा किया हो। उनसे तो हमने कोई भी चेंज किया ही नहीं है, तो मास नंबर भी इसका इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा? ओनली सी के साथ जाएगा, और ओनली सी हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये डी के साथ हम जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद है विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। KLMN जो सेल्स बताई थी, ये किस साइंटिस्ट ने बताई थी? ये हमारी किसके साथ जाती हैं? नील्स बोर्स के साथ जाती हैं। नील्स बोर्स ने बताया था कि कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनकी भी एनर्जी में डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या फिर सेल्स इन्हें बोल सकते हैं। इसके नाम चेंज होके आ जाते हैं कई बार। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? द एटम इज ए होल इज न्यूट्रल। पूरा का पूरा जो एटम होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे के पूरे एटम को जब हम बात करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब उसके पास इक्वल होता है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। जब ओवरऑल उसे हम देखते हैं तो वो कैसा होता है? हमारे पास न्यूट्रल ही होता है। ये हर साइंटिस्ट ने बताया कि न्यूट्रल होता है हमारा एटम। तो ये पॉइंट हमारा सही हो जाता है। उसके बाद एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या ये इंडिविजुअल पार्टिकल है? क्या इसको और पार्ट्स में हम नहीं तोड़ सकते? डाल्टन ने हमें बताया था इसे नहीं तोड़ सकते, बट इसके बाद जो और थ्योरीज आई उसमें बताया गया कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता, इसके और भी पार्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट है द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा जो मास होता है ना वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि उसका जितना मास न्यूक्लियस का होगा वही पूरे एटम का मास होता है। ये भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो हम लेके चलते हैं ना नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, तो सारा का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं, तो वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो सारा का सारा जो मास है वो डिसाइड करने वाला न्यूक्लियस ही हमारा होता है। उसके बाद ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। क्या नॉर्मल बेसिक स्टेट में सारे जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं? देखो सारे नहीं होते, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस आपकी एमिट करते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव बोलते हैं। वो आपकी बेसिक स्टेट में कभी भी स्टेबल नहीं होते, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया। तो ये स्टेटमेंट इनकी गलत है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा दे रखा है, किसमें दे रखा है? कौन सा हो गया? फर्स्ट सही है स्टेटमेंट और थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड थर्ड तो किसी में दे ही नहीं रखा। फर्स्ट एंड थर्ड के साथ जाएंगे इसमें, क्योंकि जो आंसर है हमारा वो फर्स्ट और थर्ड ही है। इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कोई नहीं, इसमें फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएंगे। बाकी हमारा फोर्थ गलत होगा और हमारा फर्स्ट जो है सॉरी फर्स्ट और थर्ड, हाँ फर्स्ट और थर्ड ही सही है ना, तो फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएंगे। उसके बाद एन एटम with 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई एटम है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। देखो इसे कितनी इजीली तरीके से आप कर सकते हो। 3 प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक जो नंबर है वो 3 है। अब आप बता सकते हैं 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? इसका होता है लिथियम का होता है 3 एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने बोला है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 4 है, और जो एटॉमिक मास डिसाइड करता है वो नंबर प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिसाइड करते हैं। मीन एटॉमिक मास को हम 4+3 लिखेंगे। तो इसका मतलब है जो लिथियम हमारे पास है उसका 3 एटॉमिक नंबर है और 7 उसका एटॉमिक मास। एक तरह से ये बोल रहा है कि उसके पास 4 न्यूट्रॉन्स है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो वैलेंसी जो डिसाइड करता है ना वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं, न्यूट्रॉन डिसाइड नहीं करते। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या होंगे? आपके 3 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। न्यूट्रल करने के लिए इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। अब देखो 3 है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? K में 2। जो बच गए तो वो किस में जाएंगे? L में। मीन्स आपके पास कितने बच गए? 1। तो वैलेंस जो सेल है, वैलेंस मीन्स सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है उसे वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी आपकी क्या होती है? वैलेंसी होती है कितने के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है। देखो या तो इसमें सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी देने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को खुद ही छोड़ देगा और इसकी जो K सेल है
वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आउट कर देगा और लिथियम प्लस बना के अपना क्या बना लेगा, अपने आप को स्टेबल बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, किसी के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी या किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी एक तरह से वही होती है, तो वो क्या हो जाती है 1। तो इसका जो आंसर होगा, वैलेंसी होगी वो आपकी होगी 1, तो आंसर होगा इसका बी। उसके बाद है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। मास हमारा कौन डिटरमाइन करता है, हमारे पता है कि मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, वही हमारा मास को डिसाइड करता है। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आज इस वीडियो में आज के लिए कंसेप्ट और क्वेश्चंस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।